मैं 45 साल का सेहतमंद और गबरू किस्म का आदमी था, लेकिन मुझे 14-15 साल की लड़कियों का चस्का था, क्योंकि मैं जहाँ पर नौकरी करता था वहाँ पर ज़्यादातर 14 या 15 साल की लड़कियाँ होती थी। उनको देखकर मैं अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाता था। एक दिन मुझे मौका मिला और मैंने एक 14 साल की लड़की के साथ। मेरा नाम रमेश है। मैं मुंबई के एक हाई क्लास स्कूल में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था। स्कूल में लड़कियां लड़के एक साथ पढ़ते थे। इनमें ज़्यादातर अमीर घराने लोगों की बिगड़ी हुई औलाद थी, जिनको गुनाह सवाब इज्जत वगैरह से कोई लेना देना नहीं होता था। वह लड़के लड़कियों की दोस्ती को मामूली सी बात समझते थे और हर हद पार कर जाते। मैं भी वहाँ पर 14-15 साल की इंतहा हसीन लड़कियाँ देखता तो दिल करता उनको झपट लूँ और उनसे तस्कीन हासिल करूँ। मेरे सिक्योरिटी गार्ड के कमरे के साथ एक छोटा सा कमरा होता था। वह ज़्यादातर बंद रहता था, क्योंकि वहाँ सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड अपनी ज़रूरत का सामान रखते थे। आज मैं ड्यूटी पर अकेला था, क्योंकि साथ वाला सिक्योरिटी गार्ड छुट्टी पर था। स्कूल की घंटी बजी। सब बच्चे भागम भाग क्लासरूम से बाहर निकल गए, क्योंकि बहुत गर्मी थी। सबको घर जाने की जल्दी थी। मैं भी इंतज़ार कर रहा था कब स्कूल खाली हो और मैं घर जाऊं। स्कूल खाली हो तो मैं हर क्लासरूम को चेक करके क्लासरूम्स को लॉक लगाकर जब सिक्योरिटी वाले कमरे की तरफ गया, क्योंकि मेरा वहाँ पर हेलमेट पड़ा हुआ था, मैंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो अंदर से दरवाज़ा बंद था। मैं हैरान था कि दरवाज़ा अंदर से कौन बंद कर सकता है। मैंने दरवाजे के साथ कान लगाया तो अंदर से अजीब किस्म की आवाज़ें आ रही थी। वो आवाज़ें शायद एक शादीशुदा मर्द समझ सकता था कि वो आवाज़ें कैसी है, क्योंकि अंदर से एक लड़का और एक लड़की की आवाज़ें आ रही थी। और वह आवाज़ें ऐसी थी जिसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जब मैं कमरे का दरवाज़ा खोला तो 10वीं क्लास के 2 यंग लड़का लड़की एक दूसरे के साथ थे। जब मैंने अंदर का मंजर देखा तो एकदम से मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। ऐसे मंजर मैंने अक्सर फिल्मों में देखे थे, आज पहली बार खुली आंखों से देख रहा था। मेरे अंदर एक हलचल और खलबली सी मच गई। सामने एक लड़का और लड़की की बिल्कुल आपत्तिजनक हालत में शायद एक दूसरे से अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे थे। मुझे यूं देखकर एकदम ऐसे सख्ते में आ गए जैसे उनका रंगे हाथों यूं पकड़े जाना उनके प्लान का हिस्सा ना हो। सामने खड़ी लड़की, जो कि बामुश्किल 14 या 15 साल के दरमियान होगी, वो बिल्कुल मोम की गुड़िया जैसी थी। मैं पहली बार इतनी करीब से इतनी हसीन लड़की देख रहा था, इसलिए कुछ लम्हे के लिए तो मैं सांस तक रोके उसे देखते रह गया। उस वक्त मैं यह सब भूल गया कि मुझे उनकी पिटाई करनी है और उनकी शिकायत ऊपर पहुंचानी है, ताकि इन्हें उनके काम के लिए सख्त से सख्त सज़ा मिले और स्कूल से निकाल दिया जाए। मगर मैं तो कुछ और ही सोच रहा था। ना जाने मेरे दिल में उसे देखकर अजीब से एहसास पैदा होने लगा। एक ऐसी ख्वाहिश जन्म लेने लगी जो एक 45 साल के शादीशुदा मर्द को शोभा नहीं देती थी। वह लड़की पहले तो बिल्कुल सहमी हालत में मुझे देखती रही और फिर एकदम से होश की दुनिया में वापस आई। अपना यूनिफॉर्म उठाया और जल्दी से खुद को लपेट लिया। मगर उससे पहले मैं उसे अच्छी तरह से देख चुका था, और वो लड़का जो इस लड़की का ही हम उम्र या क्लास फेलो मालूम होता था, वह ख्वाब के मारे थर थर काँप रहा था। कुछ देर तो इन दोनों को अंदर तक उतारती नज़रों से देखता रहा, फिर एकदम गरजदार आवाज़ से कहा कि यह स्कूल एक पवित्र जगह है, कोई क्लब नहीं है जिसमें तुम दोनों अपनी बेहुदी हरकत और मौज कर रहे हो। मैंने लड़की की तरफ गुस्से से देखा और कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती? अपनी उम्र देखो और अपनी हरकतें देखो। क्या तुम्हें इस उम्र में यह काम शोभा देता है? अभी मैं तुम दोनों की शिकायत प्रिंसिपल साहब से लगाता हूँ। मैंने अपना मोबाइल फ़ोन निकाला तो एकदम वो लड़का मेरे कदमों में गिर गया। कहने लगा कि भगवान के लिए हमें माफ़ कर दीजिए, हम एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते, हम बचपन के मंगेतर हैं। मैंने कहा कि इस तरह के ड्रामेबाजी मेरे सामने मत करो। अगर तुम्हारी इतनी इससे मंगनी तय हो चुकी है तो तुम्हें शर्म नहीं आती अपने मंगेतर के साथ गैर हरकत करते हो? मगर मैं इस हद तक बेशर्मी देख कर खामोश नहीं रह सकता। मेरी नज़रें अभी भी लड़की पर गड़ी थी, मगर मैं बात लड़के से कर रहा था। कहने लगा, आप हमारे गुनाहों का पर्दा रख ले। आप जो कहेंगे हम आपका हर कहना मानने को तैयार हैं। हमारे पेपर्स नज़दीक हैं, हम कोई गलती नहीं कर सकते। आपको मुँह मांगी कीमत देने को तैयार हैं, क्योंकि मेरा बाप एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। उसने जब पैसों की बात की तो मैंने उसे नागवार से देखा, कहा कि मैं तुम्हें रिश्वत लेने वाला लगता हूँ।
वह लड़का कहने लगा, फिर आपको हमसे क्या चाहिए? और मैं जो उस लड़की से नज़र हटा नहीं पा रहा था, उसे देखकर मेरे अंदर एक अजीब सी ख्वाहिश जन्म ले चुकी थी, जिसको पाने के लिए मैं किसी भी हद तक जाने वाला था। मैं दिमाग में जोड़ तोड़ कर रहा था कि इन छोटे बच्चों को कैसे डराना धमकाना है। अचानक ही मैंने अपना मोबाइल से इन दोनों की एक तस्वीर खींच ली। कहा कि यह तस्वीर मैं प्रिंसिपल साहब के नंबर पर सेंड करने वाला हूँ। जब लड़की ने मुझे ऐसे करते देखा तो एकदम से मेरे पैरों में गिर गई। उसकी बेहिजाब कमर देखकर मेरे अंदर कुछ होने लगा था। अब तो इस मुंहजोर जज्बे को बांधना बिल्कुल मुश्किल हो चुका था। पूरा स्कूल बिल्कुल खाली था, हम तीनों के अलावा अब वहाँ कोई ना था, इसलिए इन्हें डराना मेरे लिए कुछ मुश्किल काम ना था। मैं एकदम पीछे हटा। कहा कि इस मसले का सिर्फ एक ही हल है, सिर्फ एक ही तरीका है कि मैं अपनी जुबान हमेशा के लिए बंद कर दूँ और तुम दोनों को करियर तबाह होने से बच जाए। वह दोनों उम्मीद भरी नज़रों से मेरी तरफ देखकर कहा कि आप जो भी शर्त रखेंगे हम इसे मानने को तैयार हैं, मगर प्रिंसिपल साहब से हमारी शिकायत ना करना। मैंने कहा, जो काम तुम इस लड़की के साथ कर रहे थे वही काम मैं भी करना चाहता हूँ, इसलिए तुम कमरे से बाहर चले जाओ। मेरी ये बात सुनकर वह एकदम बदक कर पीछे हटा। लड़के का चेहरा गुस्से से लाल पड़ चुका। उसने गुस्से से बौखलाते हुए कहा कि बुढ़े, तुम्हें शर्म नहीं आती? अपनी उम्र देख और अपने काम देख। मैंने कहा कि शर्म हया की बातें मेरे सामने तुम ना ही करो तो अच्छा है, क्योंकि तुम्हारी शर्म हया मैं अपनी आंखों से देख ही चुका हूँ। अगर ये तुम्हारे साथ सब कुछ कर सकती है तो मुझ में क्या बुराई है? मेरी बात सुनकर लड़का एकदम से लड़की के सामने खड़ा हो गया, जैसे ढाल बन गया। कहने लगा, आपको शर्म आनी चाहिए, आप एक शादीशुदा मर्द हैं, आपके घर में बीवी बच्चे होंगे, आपको ऐसी ख्वाहिश करते हुए जरा भी ख्याल नहीं आया? वो लड़का मुझे धमका रहा था, मुझे गैरत दिलाने की सर तोड़ कोशिश कर रहा था। कहने लगा, यह मेरी मंगेतर है, मेरी इज्जत है, मैं तुम्हें इसे हाथ भी नहीं लगाने दूंगा। मैंने कहा, ठीक है, फिर तुम्हारी इज्जत कल पूरे स्कूल में नीलाम हो जाएगी, बस इस चीज़ का इंतजार करो। मैं ये कहने के साथ ही अपना मोबाइल जेब से निकाला और तस्वीर पर क्लिक कर दिया। मैंने कहा कि मेरे एक क्लिक पर यह तस्वीर प्रिंसिपल साहब के पास चली जाएगी। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, ना जाने मेरे अंदर इतनी हैवानियत और दरिंदगी कहाँ से आ गई थी। मुझे समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि मेरा दिमाग मेरे दिल का साथ नहीं दे रहा था और मेरा ज़मीर तो वैसे ही सो चुका था। मैंने कहा, अब जल्दी से कमरे से बाहर जाओ, इससे पहले कि मैं अपने आप से बाहर हो जाऊं। मगर वह लड़का टस से मस न हुआ। मुझे ऐसी नज़रों से देख रहा था जैसे सोच रहा हो कि इस बुढ़े से कैसे छुटकारा पाऊं। मगर मैं उससे कई गुना ताकतवर था, इतनी आसानी से मैं उसके हाथ आने वाला ना था। इससे पहले कि वह दोबारा मुझसे झपटता, मैंने उसे गर्दन से पकड़ा और कमरे से बाहर निकाल दिया और अंदर से कुंडी लगा दी। अब इस कमरे में मैं और वह लड़के अकेले रह गए थे। मैं आहिस्ता आहिस्ता कदमों से उसकी तरफ बढ़ने लगा। वह एकदम सहम कर दीवार के साथ लग चुकी। कहने लगी कि आप मेरे बाप की तरह हैं, मैं आपकी बेटियों जैसी हूँ, आप हमारे स्कूल के सिक्योरिटी गार्ड हैं और सिक्योरिटी गार्ड का तो फ़र्ज होता है हमारी माल जाल और इज्जत की हिफाजत करना। आप ये हमारी इज्जत नीलाम करने पर उतर आएंगे तो? मैंने कहा कि मुझे नेकी के भाषण मत दो, तुम्हारे मुंह से इस तरह की बातें अच्छी नहीं लगती, मेरा और अपना वक्त जाया मत करो। मगर वह हाथ जोड़कर मेरे सामने खड़ी हो गई। कहने लगी कि आपके घर में भी तो बेटी होगी, मेरी जितनी बड़ी नहीं होगी पर होगी तो सही, भगवान के लिए आपको उसका वास्ता, मुझे बख्श दे, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, मेरा करियर ख़त्म हो जाएगा। मैंने कहा कि गुनाह तो गुनाह होता है, चाहे जिसके साथ मर्जी किया जाए, इस गुनाह की इंटेंसिटी कम नहीं हो सकती जाती, और तुम्हारी जैसी लड़की इस तरह की बातें करती हुई अच्छी नहीं लगती। मैं पूरी तरह से हैवान बन चुका था, मेरा दिमाग हर सोच के लिए बंद हो चुका था। लड़का बाहर खड़ा दरवाज़ा बजाता रहा था। गुस्से के आलम में तहस के आलम उसका बस नहीं चल रहा था कि वह क्या कर डाले। मगर वह एक कमज़ोर लड़का था और मुश्किल से 14 या 15 साल का था, इसलिए मैंने इन दोनों की कमजोरी का खूब फायदा उठाया। इस वक्त मुझे बिल्कुल भी होश नहीं था कि मेरे घर में एक बीवी और जो कि प्रेग्नेंट है और मेरी एक छोटी 6 साल की बेटी है। अगर मेरा यह गुनाह उन पर असरअंदाज होगा तो? मगर जब इंसान गुनाह का इरादा कर ले तो हर सोच दिमाग से रफोचक्कर हो जाती है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैं हर हद पार कर गया। मैं एक 45 साल का मजबूत और शक्तिशाली मर्द था। मेरा जिस्म मशक्क़त करने की वजह से अभी तक जवान था। मेरी बीवी मुझसे 2 साल छोटी थी, फिर भी मुझसे कई साल बड़ी लगती।
वैसे भी वो प्रेग्नेंट थी। मैं काफ़ी अरसे से इस ख्वाहिश के लिए तरसा हुआ था, इसलिए इतनी खूबसूरत नौजवान लड़कियों को अपने सामने देखकर मेरी आंखों के सामने से सच्चाई और इंसानियत की पट्टी एकदम से उतर गई। मेरे दिमाग और हैवानियत का शैतान पूरी तरह से हावी हो गया और मैंने वह सब कर दिया जो एक प्रेग्नेंट बीवी के पति और एक 6 साल की बेटी के बाप को हरगिज शोभा नहीं देता था। वक्ती तौर पर मुझे इन ताज के बारे में नहीं सोचना था, इस खुशी के महसूस करना था जो मेरे जिस्म इतने अरसे बाद हासिल कर चुका। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो वह लड़का बिल्कुल जख्मी शेर की तरह मेरी तरफ देख रहा था। उसकी आंखें लाल अंगारा हो चुकी थी। मैंने इम्तिनान भरा सांस हवा में बाहर निकाला, जैसे मुझे उसकी नज़रों से कोई फ़र्क न पड़ा हो। वह छोटा सा बच्चा था, मैं उसे बहुत डरा धमका सकता था। मैं उसके करीब गया और कहा कि आज स्कूल में जो कुछ हुआ है मैं उसके बारे में कुछ जानता नहीं, और ना ही तुम्हारी महबूबा अंदर तुम्हारा इंतजार कर रही है, इसे लेकर यहाँ से निकलो। वह काफ़ी ज़्यादा थक गई है, इसलिए शायद तुम्हें जो आज कोई खुशी ना दे पाए। ये कहकर मैं कमीनी सी हंसी हंसा। उसने मुझे मेरे गिरेबान से पकड़ लिया और मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा कि मेरी शक्ल अच्छी तरह से याद कर लो, क्योंकि यह शक्ल तुम्हें अपने ख्वाबों में डराएगी। तुम सारी जिंदगी नींद और सुकून को तरसोगे, ये गौरा का तुमसे वादा है। तुमने आज मेरी मोहब्बत को बर्बाद किया है, मैं तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दूंगा। ऐसे कहते के साथ ही वह स्कूल के अंदर चला गया। एकदम से मेरे जिस्म के अंदर एक करंट सा दौड़ा था, मगर फिर मैंने यह सोचकर दिमाग से झटक दिया था कि भला यह चूहा मेरे क्या बिगाड़ लेगा। इन दोनों की तस्वीर अभी भी मेरे मोबाइल में महफूज थी। अगर उसने कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं फिर से उसे धमकी दे दूंगा, मगर शायद मेरी ख्याली थी, क्योंकि मेरी बदकिरदार जिंदगी का आगाज़ तो आज हुआ था। क्योंकि बड़े बड़े गुनाहों के दंड भी बड़े बड़े होते हैं जो हमें इसी उम्र में भुगतने पड़ते हैं। अगली सुबह का आगाज़ मेरे लिए एक नर्क भरी जिंदगी का आगाज़ था, क्योंकि जैसे ही मैं स्कूल गया वहाँ का मंजर देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो चुके थे। क्योंकि कल जब मैं वहाँ पर वापस आया था तो वह लड़का और लड़की अभी अंदर ही थे, मगर आज हर तरफ अफरा तफरी का आलम मचा हुआ था। मुझे लगा शायद उनकी चोरी पकड़ी गई होगी इसलिए, मगर जब बाहर से पुलिस मोबाइल के साइलेंस सुनाई दिए तो मेरे दिमाग में खतरे की घंटी बजी। जैसे ही मैं स्कूल के अंदर गया हर तरफ मातम बिछी हुई थी, क्योंकि उस लड़की ने छत से कूदकर अपनी जान दे दी थी। उस लड़की की लाश को अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया था। ज़मीन पर उसका नक्शा सा बना हुआ था। मेरा दिमाग बिल्कुल साए साए करने लगा। मुझे पहली बार अपने जुर्म के संगीन का एहसास हुआ था, मगर अब पानी सर से ऊपर पहुंच चुका था। प्रिंसिपल साहब ने मुझे कमरे में बुलाया तो मैं इंतहा डर के आलम में दाखिल हुआ। मेरे चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी, कहीं इन्हें मेरे जुर्म का पता न चल जाए। प्रिंसिपल ने कहा कि तुम जब यहाँ से गए थे तो क्या वह लड़की स्कूल में मौजूद थी? मैंने साफ इनकार कर दिया। मैंने कहा कि मैंने अच्छी तरह से स्कूल का जायजा लिया था सर, और तसल्ली से सब चेक करके घर गया, मगर वह लड़की कहीं नहीं थी। शायद वह कहीं पर छुप कर बैठी थी, मेरे बाहर जाने की इंतजार कर रही थी। मेरी इस बात पर प्रिंसिपल साहब बहुत सोच में पड़ गए। मैं उनके ऑफिस से निकल आया। मुझे मालूम था कि जैसे ही उसका पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी मेरा भांडा फूट जाएगा। इससे पहले कि मैं कोई और करता, मैं अपने घर चला गया, और घर जाने के बाद जो मंजर मुझे देखने को मिला उसने मेरी अजियत और तकलीफ में कई गुना बढ़ा कर रख दिया था। अब मुझे एहसास हो चुका था, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। मेरी बीवी चीख और चिल्ला रही थी। उसने कहा कि मैं परी को स्कूल छोड़ने गई थी, और जब स्कूल से लेने गई तो उसके सिक्योरिटी गार्ड्स का कहना था कि एक लड़का उसे वहां से लेकर पहले ही चला गया है। उसका कहना था कि वह लड़का उसका कजन है और वही आज उसे लेने के लिए आएगा। मेरे सर पर तो जैसे एक बम गिरा था। मुझे उन लड़के की धमकी एकदम याद आ गई, जिसे मैं गीदड़ भदकी समझ रहा था। वह एकदम से खौफनाक हकीकत बनकर मेरे सामने आ गई थी। मैं एकदम से ज़मीन पर गिर सा गया, अपना सर पकड़ लिया। मेरी तकलीफ़ और बेचैनी हद से ज़्यादा थी। मेरी बीवी कहने लगी कि जाओ जाकर मेरी बेटी को ले आओ भगवान के लिए, वरना मैं मर जाऊंगी। वो मेरे सामने हाथ जोड़ने लगी। मैं फूट फूट कर रोने लगा। मैंने कहा कि मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं नहीं जानता था कि इस गलती की सज़ा मेरी बेटी को मिल जाएगी। मैं बिल्कुल पागलों की तरफ बोले जा रहा था। मैं इस हकीकत से अपनी बीवी को कभी भी रोशन नहीं करना चाहता था,
क्योंकि कोई भी मर्द दूसरी औरत के साथ किया गया गुनाह गलती से भी अपनी बीवी के सामने बयान नहीं करता। मगर ना जाने इस वक्त किस जज्बाती लम्हे में था, मेरा दिल फटने के करीब था। अगर मैं इस वक्त अपने जुर्म का इकरार न करता तो शायद मेरा गम अंदर ही अंदर मुझे मार डालता। जब मेरी बीवी ने यह बात सुनी तो वह कुछ लम्हे हक्का बक्का नज़रों से मुझे देखने लगी, जैसे उसे यकीन न आया हो कि मैं ऐसा काम कर सकता हूँ। फिर उसने मुझे गिरीबान से पकड़ लिया और कहा कि बेगैरत इंसान, मैं तो अब तक जान ही नहीं पाई कि तेरे अंदर क्या जानवर भी बसता है। तुझे शर्म नहीं आई? तू एक 6 साल की बेटी का बाप है, तेरी बीवी फिर से माँ बनने वाली है। तूने ज़रा भी ख्याल न किया किसी की बेटी की इज्जत को रौंदते हुए। अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। मैं खुद पुलिस के हवाले तुम्हें कर दूँगी और तुम्हें फांसी पर लटका दूँगी। मुझे बताओ वो लड़का कौन है, कहाँ का है? मैं खुद उसके घर जाऊँगी, उसके पैरों में गिर जाऊँगी कि किसी दरिंदे के जुर्म की सज़ा मेरी मासूम बच्ची को ना दे। मैंने कहा कि मैं इस लड़के के बारे में नहीं जानता, मगर मैं इस कोच से पता करवा कर आता हूँ। मैं फ़ौरन से उठा और बाहर की तरफ भागने लगा, मगर इससे पहले कि मैं बाहर निकलता मेरे फ़ोन की घंटी बजी। मैं एकदम से शॉक हो गया और जल्दी से कॉल रिसीव की। मेरी बीवी मेरे आकर खड़ी हो गई, मेरे चेहरे पर उड़ती हवैयाँ देखने लगी। मैं बिल्कुल बर्फ़ का ढेर बनकर फ़ोन सुन रहा था, जैसे मेरे कानों में गर्म शीशा उड़ेला जा रहा हो। फ़ोन पर वही लड़का बोल रहा था, कहने लगा कि मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हें जीते जी मार दूंगा। तुम्हारी 6 साल की मासूम सी बच्ची मेरे कब्जे में है। वो मुझे सहमी सी नज़रों से देख रही है, बिल्कुल इस तरह जैसे मेरी मोहब्बत, मेरी चाहत, मेरी मंगेतर ने तुझे देखा था जब तुम इंसानियत की हद क्रॉस करके एक शैतान दरिंदा बन गए थे, एक ऐसे कुत्ते बन गए थे जो अपने सामने हड्डी को देखकर बिल्कुल पागल हो जाता है। समझो कि तुम्हारी सजा की हिसाब होने वाली है। तुमने आज सिर्फ उसे नहीं मारा बल्कि मुझे भी मार दिया है। उसके साथ और एक मरा हुआ इंसान बिल्कुल भी अपने बस में नहीं होता। मैं भी आज हैवानियत की हद पार फलांग कर दूंगा। तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुम ना जीने वालों में रहोगे ना ही मरने वालों में। तुमने तो सिर्फ चंद लम्हों के लिए खुद को उसके साथ दरिंदगी की थी ना, और मैं तुम्हारी बेटी के साथ हर रोज़ यह काम करूंगा। उसकी सिसकियाँ और चीखें रिकॉर्ड करके तुम्हें भेजा करूंगा। इससे पहले कि मैं उससे कुछ कहता, उससे माफ़ी मांगता, उसने फ़ोन बंद कर दिया और मैं एकदम से वहीं पर गिर गया। मेरी बीवी भी दरवाजे के साथ नीचे गिरती गई, क्योंकि उसने वह सब बातें सुन ली थी। उसने धक्के देकर मुझे वहाँ से निकाला, कहा कि अगर तुमने मेरी बेटी को सही सलामत मुझ तक ना पहुँचाया तो मेरा मरा मुआ मुँह देखोगे। मैं बिल्कुल पागल की तरह सड़क पर भागता जा रहा था। कोई भी मुझे दूर से देखता तो शायद समझता मैं पागल खाने से भागा हुआ मरीज हूँ, मगर शायद मेरी हालत पागलों से भी बदतर थी। मैंने हर जगह रिपोर्ट करवा ली, मगर मेरी बेटी का कोई सुराग ना मिला और ना ही उस लड़के का। मैं उस लड़के के घर पर गया था, वह किसी अमीर जादे का बेटा था, मगर वहाँ से मुझे धक्के देकर निकाल दिया गया। मैं घर गया तो मेरी बीवी वहाँ पर नहीं थी। वह भी शायद हमेशा के लिए मुझसे रूठ कर चली गई थी। मैं अपने गुनाह पर जितना भी पछताता उतना कम था, मगर मैं वक्त को वापस मोड़ नहीं सकता था। मेरे एक गलत कदम ने सबकी ज़िंदगी तबाह और बर्बाद करके रख दी थी। खुद मेरी अपनी ज़िंदगी किसी नर्क से कम ना थी। इस नर्क में तो मुझे अब रोज़ झुलसना था। मैं जेल की सलाखों के पीछे था। मेरे गम और गुनाहों ने मुझे वक्त से पहले बूढ़ा कर दिया था। मेरा चेहरा झुर्रियों से झुलस गया और बाल बिल्कुल सफ़ेद थे। कोई भी मेरे भयानक चेहरे को देखता तो कानों को हाथ लगाता। मुझे जेल में कैद हुए पूरे 7 साल हो गए थे। मुझे उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई थी, और यह सज़ा तो कुछ भी नहीं थी। इस सज़ा के सामने जो मेरी रूह झेल रही थी, मुझे रोज़ ख्वाब में अपनी बेटी की चीखें सुनाई देती थी और मैं पागल की तरह अपने बाल नोचने लगता था। ऊंची ऊंची आवाज़ में माफ़िया मांगता था, खुदा के हुजूर दुआ करता था कि मेरी बेटी को यह सज़ा ना मिले। मगर अब क्या हो सकता था? 7 साल के बाद पहली बार मेरी बीवी मुझसे मिलने आई। मैंने इतने अरसे बाद उसे देखा तो उसके आगे हाथ जोड़ दिए। कहने लगा कि मैं नहीं जानता था कि मेरी इस जुर्म की सज़ा मेरी बेटी को भी मिलेगी। मैं खुद को कभी माफ़ नहीं करूँगा। वह कहने लगी कि शुक्र करो कि तुम्हारी बेटी सज़ा से बच गई है। बहुत पहले बताना चाहती थी,
तुम्हें मगर बता नहीं सकी, क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम अपने हिस्से की सज़ा अच्छी तरह से भोग लो और तुम्हें एहसास हो जाए कि किसी की बेटियों की इज्जत रौंदते हुए कैसा महसूस होता है। मैं अपनी बीवी की बात सुनकर बिल्कुल सख्ते में आ गया था। मैंने कहा, क्या मतलब? कहने लगी कि तुम्हारी बेटी बिल्कुल ठीक है, सही सलामत मेरे पास, मेरे घर में। वो लड़का तो बहुत सुलझा हुआ और शरीफ था, तुम्हारे जैसे दरिंदा नहीं था। वो तुम्हें बस एहसास दिलाना चाहता था कि तुमने उसके साथ क्या किया है। तुम्हारे जेल में जाने के बाद ही वह परी को मेरे हवाले कर गया था। कहा था कि मैंने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। मैंने एकदम से अपना सर मेज पर जोर से पटका। मैं खुदा का जितना भी शुक्र अदा करता कम था कि उसने मेरी बेटी की इज्जत महफूज रखी। अब मुझे इस जेल में अपने जुर्म की सज़ा ही काटनी थी, जो मैं खुशी खुशी काटने को तैयार था, क्योंकि मैं इसी सज़ा के लायक था। अब मैं रोज़ ऊपर वाले से दुआ करता हूँ, ऊपर वाला हर बेटियों को मुझ जैसे दरिंदे शैतान से बचा कर रखे। याद रखें, हर गुनाह की सज़ा हमें इसी जन्म में मिलती है, इसलिए हर गुनाह से दूर रहें। ऊपर वाले ने इतनी सुंदर ज़िंदगी दी है, उसका मोल समझें। आशा करती हूँ दोस्तों आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसी कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट किसी नई कहानी के साथ। तब तक ले बाय बाय, अपनी ख्याल रखिए।